रामापुर में सीता नाम की औरत रहती थी। सीता का बेटा चंदू और बहू रानी थे। चंदू बहुत मासूम था। वो उसकी माँ और पत्नी को बहुत प्यार से देखभाल करता था। उस गांव में सब लोग पैसे कमाकर बड़े बड़े घर बनाकर रहने लगे, लेकिन चंदू उसकी मासूमियत के कारण वो खुद का घर नहीं बना पाया। एक दिन घर वापस लौट रहे चंदू को देखकर उसका दोस्त रामू आता है। अरे चंदू, इस साल पैसे जमा करके घर बनाओगे ना, नहीं तो बेकार खर्चे करोगे। अरे ऐसे क्यों कहते हो? मैं बेकार खर्चे क्यों करूंगा रे? मेरी माँ और पत्नी के लिए ही मैं खर्चा करता हूँ। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। अरे गुस्सा क्यों यार, जाओ रे जाओ। फिर से बेकार बातें करने लगे। ये मेरा जमीन है, मैं यहीं रहूंगा। जाना है तो तू जा। तू तो पागल है यार, जाके अपने खेत में पानी छोड़, मैं तो चला। ऐसे राम बाबू कहने पर चंदू को बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए जाने लगता है। वो सीधा उसकी माँ के पास जाकर पूरी बात बताई। सीता उसके बेटे को देखकर बहुत उदास होती है। बेटे को समझाती है, बेटा, हम गरीब हैं, सब हम पर जीतना चाहते हैं, पर हमें चुपचाप आगे जाना है। हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देनी चाहिए बेटा, ठीक है? ठीक है माँ, तो हम घर कब बनाएंगे? इस बार की फसल हाथ आते ही हम घर बनाएंगे। इतने में वहाँ रानी आती है। पति को देख के वो बहुत दुखी होती है। ये क्या जी, आप बच्चों की तरह गांव वालों के सामने रोने लगे? ऐसे रोने से कैसे जी? ये ठीक नहीं है। नहीं रानी, तू चिंता मत कर, देखो मैं हंस रहा हूँ। चंदू हंसने लगा। उसे देख के सीता और रानी भी हंसते हैं। इस तरह दिन बीतने लगे। सर्दियों का मौसम आता है। चंदू हर रोज सर्दी में ही खेत को जाने लगा। ठंड में वो घूमने पर उसे बुखार आता है। वो बहुत वीक हो जाता है। रानी, बहुत सर्दी लग रही है, जरा शॉल ला के ओढ़ना। मैं कांप रहा हूँ रानी, जल्दी ला। ठीक है जी, अब दवाइयाँ खाएं ना, आराम से सो जाइए। मुझे नींद कैसे आएगी? खेत को जाना है रानी, उधर पानी रखना है, खेत को पंछियों से बचाना है, बहुत काम है रानी। आज के लिए मैं जाऊंगी बेटा, तू आराम कर। तेरा बुखार कम होने के बाद तू आ। ठीक है माँ, तुझे डर लगने से रानी को साथ ले जा। चंदू आराम करने लगा। सीता और रानी दोनों मिलकर खेत को जाने लगे। वहां जाके देखने के बाद उन्हें एक बात समझ आई। सासू माँ, देखिए, हमारे खेत के उस कोने में किसी ने पानी रोक दिया। हाँ बहू, किसी ने हमसे द्वेष भाव से ऐसे किया होगा। हम वहां जाके छुप जाएंगे, तब हमें पता चलेगा वो काम किसने किया है। हाँ सासू माँ, चलिए उस पेड़ के पीछे छुप जाएंगे। सीता और रानी पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। तब वहाँ पड़ोस खेत का रामू आता है। वो इधर उधर देखकर रामू ने चंदू के खेत की ओर जा रहे पानी को वो अपने खेत की ओर मोड़ लेता है। सीता और रानी ये सब देखकर गुस्से से रामू के पास आते हैं। रामू, ये क्या कर रहे हो? हमें भी जीना है ना, ये ठीक नहीं है रामू। ये लो, मैंने क्या किया जो मुझसे पूछने आ गए? तुम गलत किए और ऊपर से बात कर रहे हो। तुम्हें तो थोड़ा भी शर्म नहीं है रामू। ओ, जरा संभाल के बात करो, दोनों औरतें हो गए, वरना। हाँ, वरना क्या कर लोगे रामू? तेरे बारे में मैं बहुत शिकायतें सुनी। मैं तेरे बारे में जानती हूँ रामू। क्या उस पागल की बातों पर यकीन कर रहे हो? ऐसे रामू कहने पर सीता का गुस्सा और बढ़ के रामू को एक झांटा देती है। तब रामू गुस्से से सरपंच के पास जाता है। सरपंच के सामने
सीता, रानी और रामू हाजिर होते हैं। मामला पता चला, इसे मारना गलत है ना सीतम्मा? गलत कैसे हो सकती है? वो मुंह में आए बातें कहने से क्या हम चुप रहें? देखो बेटी, बड़ों के सामने ऐसी बातें मत करो। सीतम्मा, बोलना, मारना गलत है या नहीं? गलत है साहब। तो पंचायत का फैसला सुनो। तेरी गलती की सजा है, तुम सब इस सर्दी का मौसम खत्म होने तक गांव से बाहर रहो। साहब, सर्दी से हम परेशान हैं और अभी के अभी हम कहाँ जाएंगे साहब? दया करके हमें माफ कीजिए। नहीं सीतम्मा, फैसला सुनाने के बाद कुछ नहीं होगा। इस सर्दी का मौसम खत्म होने तक तुम सब इस गांव से दूर रहो, समझे? ऐसे सरपंच फैसला सुनाने पर सीता और रानी दोनों घर आके चंदू को लेके जाने लगे। लेकिन चंदू को पंचायत का फैसला नहीं मालूम। तब वो ऐसे कहने लगा, मैं खेत के पास जाना चाहता हूँ, एक बार देखूंगा रानी। अभी नहीं जी, इस गांव से हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाने बोले सरपंच साहब। सच? तो क्या हम खेत के पास रहेंगे? हमारा खेत गांव से दूर है ना। चंदू वो बात कहने पर सीता और रानी उनके खेत के पास जाते हैं। वहीं एक पेड़ के नीचे रहने लगे। इतने में ठंड बढ़ती है, उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होता। चंदू कांपने लगा। चंदू को देखकर सीता और रानी बहुत दुखी होते हैं। ज्यादा ठंड के कारण चंदू का बुखार और बढ़ जाता है। बहुत ठंड लग रही है, मुझे घर जाना है, चलो जाएंगे। नहीं जा सकते जी, हमें यहीं रहना है। तो घर यहीं ला दो रानी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे ले जाओ। चंदू ऐसे जिद करने पर सीतम्मा को एक आइडिया आता है। वो वहीं खेत के पास उनका घर बनाने को सोचती है। रानी भी वही सोचने लगी। उसके बाद दोनों सास बहू मिलकर खेत के पास रही घास से घर बनाते हैं। उस घास के घर में रह के उनकी खेत का ख्याल रखने लगे। उससे रामू का खेल खत्म हो जाता है। एक दिन रामू को सांप काट लेता है। वहीं खेत के पास रही सीतम्मा रामू को देखकर उसको फर्स्ट एड करके उसकी जान बचाती है। सीतम्मा, मैं तुम्हें बहुत परेशान किया। आज सांप काटने पर मैं मर जाता, पर आप मुझे बचाए। मैं आपका नुकसान किया, पर आप मेरी जिंदगी बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद सीतम्मा। देखो रामू, इतने दिन आप हमारे खेत का पानी रोक दिए, उस वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा मेरे पति को भी आप बहुत परेशान किए। फिर भी मेरी सासू माँ आपको एक बात भी नहीं बोली, लेकिन आप मेरे पति को पागल बोले, इसीलिए मेरी सासू माँ आपको गुस्से से मारी। दया करके फिर कभी आप ऐसे दूसरों को परेशान मत कीजिए, उन्हें नुकसान मत कीजिए रामू, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। माफ करो सीतम्मा, मैं बहुत बड़ी गलती किया। कोई बात नहीं रामू, सब हमारी भलाई के लिए ही हुआ है। हम यहाँ घास से घर बनाए, उससे हम अपनी खेत का ख्याल रखे। वो देखो, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई ना, इस साल बहुत फसल आई। मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारी जान बचाई रामू। ये सब भगवान की दया है। ज्यादा मत सोचो रामू, संभाल के घर जाओ। ऐसे सीतम्मा रामू को उसके घर भेजती है। थोड़े दिनों बाद फसल काटते हैं। उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। उन पैसों को देखकर चंदू बहुत खुश होता है। माँ, बहुत पैसे आए, अब हम अच्छा घर बनाएंगे माँ। ठीक है बेटा, पर हमें इस घास के घर से अच्छा घर कहाँ मिलेगा? हमारे खेत के पास इस घास का घर ऐसे ही रखेंगे, ठीक है? ठीक है माँ। सासू माँ, हम नया घर का काम शुरू करें? चलिए। ऐसे सास बहू उनके पैसों से एक बड़ा घर बनाते हैं। उस गांव में सबसे बड़ा घर इन्हीं का होने पर सब गांव वाले चंदू की तारीफ करने लगे। मेहनत से खेती करके वो एक बड़ा घर बनाते हैं। गांव वालों की तारीफें सुनकर सास बहू बहुत खुश होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुश चंदू होता है।
उसके बाद चंदू का परिवार बिना किसी परेशानी के खुशी से जीने लगे। रामापुर में शिवा और सुजाता नाम के पति पत्नी रहते थे। शिवा बहुत अमीर था, पर सारी संपत्ति उसके नाम पर नहीं थी। शिवा पैसों के लालच में सारी संपत्ति उसके नाम पर करने को सोचता था। शिवा की माँ शारदा भी बेटे से बहुत सहमत थी। शिवा की शादी होके 2 साल बाद सुजाता गर्भवती होती है। उस समय माँ, 2 साल बाद मेरा सपना सच होने वाला है। मैं खुश हूँ माँ। मैं भी पोते से खेलना चाहती हूँ बेटा। इतने दिनों बाद मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी मेरा बच्चा पैदा होने पर नहीं माँ, मेरा सपना सच होने वाला है। मतलब क्या है बेटा? मैं समझी नहीं। तेरा पति मतलब मेरा पिता मरते मरते ये सारी संपत्ति उसके पोते के नाम पर लिख के मर गया। उससे मैं सहमत नहीं हूँ माँ। आज तक मैं इस संपत्ति का आनंद ले रहा हूँ, पर बेच नहीं सका। बेचने से हमें क्या लाभ होगा बेटा? उल्टा हमें नुकसान होगा ना। इस छोटे से गांव में संपत्ति रहने से क्या लाभ है माँ? यहाँ हमारे बहुत सारे खेत हैं, उन्हें बेचने से बहुत पैसे आएंगे। उन पैसों से हम शहर में व्यापार कर सकते हैं माँ। तब हमें हर रोज पैसे आएंगे। उन पैसों से मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा माँ, एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। यही मेरा सपना है। आहा, बहुत अच्छे बेटा। इस माँ का आशीर्वाद तुझे हमेशा रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है? अभी मेरी बीवी प्रेग्नेंट है ना, 9 महीने होने दे। बच्चा पैदा होने के बाद मैं लॉयर को बुलाकर सारी संपत्ति मेरे बेटे के नाम पर करवा दूंगा। बाद में बच्चे के संरक्षण के लिए धीरे धीरे मैं खेतों को बेच दूंगा। उसके बाद उन पैसों से कोई व्यापार शुरू करके पॉलिटिक्स में मैं जाऊंगा माँ। सुपर बेटा, बहुत अच्छा है। तुझ जैसे महान बेटा पैदा होना मेरा भाग्य है। शिवा और शारदा ऐसे बातें करते समय वहाँ सुजाता आती है। वो गर्भवती होने पर सुजाता धीरे से चलने लगती है। सुजाता, जरा संभाल के, मुझे ही वहाँ बुला लेती ना। तू यहाँ क्यों आई सुजाता? सुजाता बहू, मैं तेरे लिए फ्रूट जूस बना के लाई। क्यों सासू माँ, मैं खुद कर लेती ना। अरे, मेरी बहू के लिए मैं ही बनाऊंगी। मेरा पोता आने वाला है ना, उससे मैं खेलूंगी। उसकी ताकत बढ़ाना है ना, इसीलिए मैं खुद बनाई। शारदा की बातें सुनकर सुजाता और शिवा हंसते हैं। शारदा फ्रूट जूस देने के बाद सुजाता जूस पीकर आराम करती है। उसके बाद 2-3 महीनों तक पति और सास उसका ख्याल रखने लगते हैं। पर सुजाता की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन उस घर को एक सन्यासी आता है। वो सन्यासी घर घर जाकर उस घर से जुड़ी बातें घर वालों से कहता है। उस दिन भीख मांगने सुजाता के घर वो आता है। भवती भिक्षान देहि, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ है? ये लीजिए स्वामी। सुजाता बहू, मैं जाके दूंगी ना, तू बैठना। इतना मेहनत क्यों कर रही है बहू? सुजाता के हाथ से प्लेट लेकर सन्यासी को भीख देती है शारदा। सन्यासी जाते जाते सुजाता को देखकर ऐसे कहने लगा, तेरे पेट से लक्ष्मी माता पैदा होगी बेटी, संभाल के रहो। ऐसे कहते ही सुजाता बहुत खुश होती है, पर शारदा और शिवा शॉक होते हैं। शिवा को बहुत गुस्सा आता है। अरे हो सन्यासी, क्या बक रहे हो? जो चाहे वो बोल रहे हो? तुम्हें कैसे पता होगा रे? बच्ची पैदा होगी करके कैसे कह सकते हो? मार डालूंगा रे। मेरी पत्नी के पेट में बच्चा है, मेरे घर का वारिस। अरे रुको बेटा, क्यों गुस्सा हो रहे हो? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो इस गांव से दूर इस ठंड के मौसम में जंगल में रहना है। हर रोज वही चूल्हे पर खाना बना के अन्नदान करो। वहां मंदिर के पास तुम्हें सोना है।
ये सभी काम तेरी पत्नी अकेली करना है। ऐसे करने से ही बच्चा पैदा होगा। ऐसे कह के सन्यासी वहां से चला जाता है। सन्यासी जाने के बाद शिवा और शारदा सोच में पड़ जाते हैं। सन्यासी की बात सच मानकर उसकी पत्नी को मंदिर के पास भेजने का निर्णय करता है शिवा। देखो सुजाता, इस घर का वारिस चाहिए, मुझे बच्चा ही चाहिए। दया करके तू मना मत कर। सन्यासी की बात सुनी ना? ठीक है जी, मुझे आपकी खुशी ही चाहिए। सुजाता अकेली गांव से बाहर रहे मंदिर को जाती है। ठंड के मौसम में मंदिर के पास चूल्हे पर खाना बनाती है, वो अन्नदान करती है। सन्यासी भी मंदिर के पास रह के सुजाता के हाथ का खाना खाने लगा। सुजाता के काम शिवा और शारदा देखते रहते हैं, पर वो मदद नहीं करते। बहुत ठंड लग रही है सासू माँ, कम से कम कंबल ला के दीजिए, मुझसे नहीं होगा, बहुत ठंड लग रही है। माफ करो बहू, सन्यासी ने तेरी मदद करने से मना किया है। बस और थोड़े दिन बहू। सुजाता, बस थोड़े दिन ही रह गए। हमारे बेटे के लिए सहना है सुजाता, आगे सब हमारा अच्छा होगा। पति की बातें सुन के सुजाता को बहुत बुरा लगता है। वो हर रोज सुबह जल्दी उठ के ठंडे पानी से नहाती है, तालाब से पानी लाकर मंदिर पूरा साफ करती है, लकड़ियों के चूल्हे पर खाना बनाती है। महीने भरने पर सुजाता को काम करना मुश्किल होने लगा। उसके पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन सन्यासी हर रोज वहां आकर पेट भर खाना खा के जाता है। एक दिन सुजाता के पेट में बहुत दर्द होने लगा। तब शिवा जल्दी से उसके पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर सुजाता की परीक्षा करते हैं। क्या हुआ मेरी वाइफ को डॉक्टर? देखो, पेट में बच्चा मर गया। वो प्रेगनेंसी में बहुत काम की, उसके वजह से बच्चा मर गया। ये क्या हो गया भगवान, ऐसे क्यों हुआ? मैं उस सन्यासी की बातों पर यकीन किया, मेरी पत्नी को कष्ट पहुंचाया, इसीलिए भगवान ने मुझे सजा दिया है। मैं घर पर रहती तो आज हमारा बच्चा जिंदा रहता, लेकिन आप उस सन्यासी की बातें सुनकर मुझे मंदिर के पास भेज दिए। वहाँ मैं अकेली काम करती रही। आज माँ के नाते मैं मर गई जी। मैं अपने बेटे को मार डाली। इतना दुखी होने से कैसे बहू? कोई बात नहीं, अगले साल तू फिर से माँ बनेगी ना बहू। चुप रहो, उम्र में बड़ी है और एक सन्यासी की बातों पर यकीन करके बहू को भेज दी। वो प्रेगनेंसी में बहुत मेहनत की। मैं चाहूँ तो तुम माँ बेटे को मैं अभी जेल भेज सकता हूँ। आप बहुत बड़ी गलती की है। आपके अंधविश्वासों से एक बच्चे को आप मार डाले। हाँ डॉक्टर, मुझे सजा मिलनी चाहिए। पैसों के लालच में बच्चे के लिए मैं जिद किया, अपने बच्चे को मैं खुद खो दिया। डॉक्टर, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे सजा दीजिए। ऐसे शिवा कहने पर सुजाता आंसू बहाती है। वो पति को पास लेके समझाती है। शारदा भी बहू से माफी मांगती है। तब से शिवा और शारदा सुजाता को बहुत प्यार से देखभाल करने लगते हैं।